तो हमारा आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसमें हम लोगों ने देखा था एयर कैपेसिटर क्या होता है। फिर कैपेसिटर एयर कैपेसिटर में अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर देंगे तो क्या होगा, उसके हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले भी बनाए थे जो हमें याद करने हैं। और फॉर्मूले बहुत सिंपल हैं। एयर कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कैपेसिटेंस का, और जो अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए तो के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, बस इतना ही है फॉर्मूला, वो याद रखना हमें। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, हमारे पास कैपेसिटर होंगे। जैसे मान लिया हमारे पास एक कैपेसिटर है। देखिए कैपेसिटर का सिंबल ये होता है, सिंबल ऐसे बनाते हैं। तो मान लिया इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसमें चार्ज जो आएगा फुल वो होगा Q1, और इसका जो पोटेंशियल फुल हो जाएगा वो V1 होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C2 है, पोटेंशियल इसका V2 हो जाएगा, चार्ज इसका Q2 हो जाएगा। एक हमारे पास तीसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C3 है, और कैपेसिटेंस जब इसका कैपेसिटर जब फुल हो जाएगा तो इसका पोटेंशियल V3 हो जाएगा, और चार्ज इसमें Q3 आएगा। ठीक है, इन तीनों को हम अरेंज करेंगे। ठीक है, किस तरीके से अरेंज करेंगे, तो एक तरीका हमारे पास है इन सीरीज में अरेंज करेंगे। तो सीरीज में अरेंज करने का तरीका तो भाई सिंपल है, इस तरीके से मैंने इसको अरेंज कर लिया। यूं C1 C2 C3 ऐसे अरेंज कर लिया। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अच्छा, सीरीज में पहचानेंगे कैसे? सबसे पहली बात तो ये आती है। देखिए सीरीज में पहचानने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है हम देख के पहचान सकते हैं। देख के कैसे पहचानेंगे, देखिए यहाँ पर जो प्लेट है, इस प्लेट में चार्ज प्लस का दिया गया, तो ये प्लस वाली प्लेट है, इस पे माइनस आ गया था। ये प्लस वाली प्लेट है, इधर माइनस आ गया था। ये प्लस वाली प्लेट है, इधर माइनस था। तो जब अपोजिट टर्मिनल्स आपस में जुड़े होंगे, अपोजिट टर्मिनल्स, ठीक है, तो वो सीरीज होता है। देखिए इसके माइनस के साथ इसका प्लस जुड़ा हुआ है, इसके माइनस के साथ इसका प्लस जुड़ा हुआ है। तो ये जब अपोजिट टर्मिनल्स अरेंज होंगे तो उसको हम लोग सीरीज बोलेंगे। अब ये शेप कुछ भी हो सकता है, मान लो हमने ऐसा बना दिया, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसा बना दिया हमने तो भी ये सीरीज ही है। ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। यहाँ पे अगर ध्यान दें तो इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है। तो इसके माइनस के साथ क्या जुड़ा हुआ है, प्लस, इसके माइनस के साथ क्या जुड़ा हुआ है, प्लस। तो ये हो गया हमारा सीरीज। ठीक है, तो ये देख के पता करने का तरीका है कि कॉम्बिनेशन कैसा है। दूसरा तरीका क्या है वो देखिए। देखिए दूसरा तरीका, चलिए नीचे बताते हैं। दूसरा तरीका ज़्यादा अच्छा है, बेटर है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने शेप कैसा भी हो, कितने भी कैपेसिटर हो, हम देख के ये बता सकते हैं कि वो किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में है कि पैरेलल में। वो क्या तरीका है देखिए। जब भी हमारे पास कोई कॉम्बिनेशन आए तो हम ये अपने आप से मान लेते हैं या मान सकते हैं कि उसके एक्रॉस, पूरे तीनों कैपेसिटर के एक्रॉस मिला के जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। पोटेंशियल डिफरेंस V है, और पोटेंशियल डिफरेंस V है, इस बात का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पोटेंशियल मान लेंगे V और यहाँ पे मान लेंगे 0। तो अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V माइनस 0, मतलब कि V, A और B पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, V माइनस 0, यानी कि V हो गया। तो इस A से B तक के पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस है V। ठीक है, अब जैसे ही आप आगे जाएंगे, तो आगे जब जाएंगे तो आगे आया पहला कैपेसिटर, और जो पहला कैपेसिटर पड़ेगा उसका पोटेंशियल V1 है। हमने आपको पहले बता के रखा V1 है, और डिफरेंट होना भी चाहिए, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हमारा फॉर्मूला था C = Q अपॉन V, तो V हमारा जो होगा वो होगा Q अपॉन C। तो V हमारा इन दो बातों पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज पर और कैपेसिटेंस पर। तो अगर कैपेसिटेंस डिफरेंट है, ठीक है, इसका मतलब हमारा पोटेंशियल भी डिफरेंट ही होगा। तो हमारा इसका कैपेसिटेंस C1 था, ये C2 था, ये C3 था।
तो अगर कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो इसका मतलब पोटेंशियल भी डिफरेंट ही होने वाला है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। कितना ड्रॉप होगा? V1 ड्रॉप होगा, और ये V1 घट के, V में से V1 घट के यहाँ पे आ जाएगा V माइनस V1। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आने वाला जो पोटेंशियल है वो है V माइनस V1। अभी आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ, फिर शॉर्ट में भी बताऊँगा। तो अब यहाँ पे तो V माइनस V1 आ गया। जब इसके आगे बढ़ेगा, यहाँ का पोटेंशियल अगर मुझे देखना पड़ेगा तो यहाँ देखना पड़ेगा यहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा है। तो इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस था V2, तो इसका मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो हुआ V माइनस V1 माइनस V2। फिर यहाँ पे जब बढ़ेंगे हम लोग इस पॉइंट पे आएंगे, मतलब लास्ट वाले पॉइंट पे पहुँचेंगे, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा V माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3, क्योंकि इसका पोटेंशियल V3 था। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप होके ये हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होके 0 हो गया। इसका मतलब ये 0 के बराबर है। अब देखो कहने का मेरा मतलब क्या है। मेरा कहने का मतलब ये है, सीरीज में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर में डिफरेंट आएगा। डिफरेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा कैपेसिटेंस अलग अलग है, इसलिए डिफरेंट आएगा। तो पहली बात ये याद रखने वाली है कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है हर कैपेसिटर के अक्रॉस ईच कैपेसिटर वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इससे हम पहचान लेंगे कि वो सीरीज में है कि पैरेलल में है। आगे हम लोग पैरेलल देखेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिफरेंट हुआ, अलग अलग हुआ हर कैपेसिटर में, इसका मतलब वो पैरेलल में अरेंज्ड है। ठीक है, दूसरी चीज, सीरीज में हमेशा चार्ज सेम रहता है। चार्ज इज सेम इन ईच कैपेसिटर। उसकी वजह आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर मैंने ये जो कैपेसिटर लगाए हैं वो किसी ना किसी सोर्स से लगाए होंगे ना। मान लो यहाँ पे मेरा सोर्स है, एक बैटरी लगी हुई है यूँ। ठीक है, ये एक बैटरी लगी हुई है। अगर हम यहाँ से की को क्लोज करेंगे तो यहाँ से यूँ करंट जाएगा I, दैट मीन्स यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जाएगा ऐसे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे यूँ उल्टा। ठीक है, तो मतलब ऐसे होता है। हम लोग आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे तो उसमें डिटेल में आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए समझना है। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आएगा इस तरीके से। अब बैटरी ने जितना पॉजिटिव चार्ज सप्लाई किया है वो तो तीनों में होकर जाएगा। इसका मतलब इसमें जितना चार्ज जाएगा वही चार्ज इसमें भी जाएगा, वही चार्ज इसमें भी जाएगा। तो तीनों में चार्ज क्या जाने वाला है? सेम जाने वाला है, क्योंकि सोर्स सबके लिए, तीनों के लिए सेम है। ठीक है, तो चार्ज हमेशा हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा इन सीरीज। ये दो बातें याद रखनी है। ओके, तो ये हमारा था तीनों कैपेसिटर जो कि सीरीज में है। ओके, तो हमारा 3 कैपेसिटर हैं। चलिए इसी को ही आगे बढ़ा लेते हैं। ये कुछ ऐसा बना हुआ, ठीक है। यहाँ C1, C2 एंड C3 ये ऐसा बना हुआ। इसमें चार्ज, इसमें चार्ज, इसमें चार्ज सेम रहने वाला, मतलब इसमें चार्ज Q, इसमें भी चार्ज Q, इसमें भी चार्ज हम Q मान के चलेंगे। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3 अलग अलग मान के चलेंगे। अब इन तीनों को मिला के हमको एक ऐसा कैपेसिटर चाहिए जिसके अक्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए जो इन तीनों के अक्रॉस मिला के होगा। तो इन तीनों के अक्रॉस मिला के हम मान लेते हैं V, तो इसका मतलब यहाँ पे भी V होना चाहिए। अब इसका कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं कुछ ना कुछ C होगा, तो C इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अराउंड दीज 3, ठीक है। इन तीनों को मिला के जो कैपेसिटेंस मिलेगा वो इस इकलौते अकेले कैपेसिटर में हमको मिल जाएगा, हम ये मान के चल रहे हैं। अब इसमें भी चार्ज वही होना चाहिए जो इन तीनों में चार्ज है, तो इन तीनों में चार्ज कितना है, यानी इस लाइन में चार्ज कितना गया है Q, ठीक है। तो हमको इन तीनों को हटा के ये बनाना है, बस आपको ये दिमाग में रखना है। अब सबसे पहले सब में क्या अलग अलग है, सब में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। अब ये जो 3 पोटेंशियल डिफरेंस सबको ऐड करके क्या आना चाहिए, सबको ऐड करके वही टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए, यानी कि V आना चाहिए। तो V1 + V2 + V3 करेंगे तो हमारा V के बराबर होना चाहिए।
अब v की वैल्यू v1 v2 v3 की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, और v की वैल्यू रख देंगे यहाँ से। v की वैल्यू मतलब इस फॉर्मूले से लगाएंगे जो मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला बताया है, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। ठीक है, बस यही दिमाग में रखिए, क्यू अपॉन सी लगाना है। तो v1 की जगह पे अगर मैं रखूँगा तो क्यू अपॉन c1 आएगा, v2 की जगह पे अगर रखूँगा तो क्यू अपॉन c2 आ जाएगा, और v3 की जगह पे रखूँगा तो आ जाएगा क्यू अपॉन c3, और v की जगह पे रखूँगा तो वो यहाँ से देख के रखूँगा, वो आ जाएगा क्यू अपॉन c। अब q कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास बच जाएगा 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज। ये सीरीज का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। अब इसमें से हमको क्या समझ में आता है? देखिए, समझ में तो ये आ रहा है कि क्योंकि यहाँ सबको हम रेसिप्रोकल करके ऐड कर रहे हैं, इसलिए जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो कम आएगा, डिक्रीज आएगा। तो कैपेसिटेंस डिक्रीजेज इन सीरीज, ये बात हमको याद रखनी है। ठीक है, आपको एग्जांपल में आपको बता देता हूँ कैसे डिक्रीज हो जाएगा। मान लिया हमारे पास ये 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे आएगा? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 ऐड करके आएगा। अब 1/2 को 3 बार ऐड करना है तो ये हो गया 3/2। अब हमको c निकालना है, 1/c थोड़ी निकालना, तो हो जाएगा c इज इक्वल टू 2/3। 2/3 डिवाइड करना चाहें तो आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे डिवाइड अगर मैं करूँगा तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 6 18। ठीक है, तो 0.66 करके आएगा। मैं 0.6 लिख रहा हूँ सर। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये आंसर कितना आया है, 0.6। और हमारे कैपेसिटेंस थे एक्चुअली में कितने? 2 माइक्रोफैरड के, 2 माइक्रोफैरड के, 2 माइक्रोफैरड के, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया? 0.6, जो कि 2 माइक्रोफैरड से कम होता है। इसका मतलब अगर हम 3 कैपेसिटर को सीरीज में अरेंज करेंगे तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो जाती है सीरीज में, बस इतना याद रखना है। दूसरी चीज़ जो यहीं से आप जो भी अकलमंद लोग होंगे वो समझ गए होंगे, अगर मेरे पास इस तरह के सेम कैपेसिटेंस के, मान लो मेरे पास एक कैपेसिटेंस C है, दूसरे का भी C है, तीसरे का भी C है, करते 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 मेरे पास बहुत सारे, यानी कि n कैपेसिटर्स लगे हों सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? 1/c कब कहाँ तक ऐड करेंगे? n तक। तो n तक मुझे ऐड करना है तो हम सीधे कह सकते हैं कि ये n/c होगा। ठीक है, तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? C/n। ये फार्मूला याद रखना है हमें कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू, जो भी कैपेसिटेंस होगा एक कैपेसिटर का, उसको डिवाइड कर देंगे कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर लगे हुए, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के सबको सेम लिया था, तो ये निकालने की बजाय मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू, एक का कैपेसिटेंस कितना है? 2, लगे कितने हैं? 3, तो 2/3 डायरेक्टली आ जाता यहाँ जो मैंने 2/3 लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, इन पैरेलल। पैरेलल में क्या है? 3 कैपेसिटर हमारे पास हैं, C1, C2, C3, तीनों को हमने इस तरीके से जोड़ दिया है। ठीक है, अब ये जो इस तरीके से जोड़ा, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल। ठीक है, अब पैरेलल कैसे पहचानेंगे? पैरेलल पहचानने के भी हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो देख के पहचान सकते हैं, और दूसरा दूसरे मेथड से, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस से हम लोग पहचान सकते हैं कि पैरेलल में है कि नहीं है। कैसे? देखो, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। जब सेम पोल्स आपस में जोड़ दिया जाए, सेम प्लेट्स, सेम पोल की प्लेट्स आपस में जोड़ दिया जाएगा तो वो पैरेलल होगा। बस इतनी बात याद रखनी।
सेम पोल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ऐसे लगा दिया, यूं यूं लगा दिया, तो अगर ध्यान दें तो इधर ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो देखिए ये प्लस जाके जुड़ा हुआ है इससे। ठीक है, तो इसका मतलब ये और ये कैसे हो गए, पैरेलल। ठीक है, इसी तरीके से ये प्लस जाके जुड़ा हुआ है किससे, इससे, तो इसका मतलब ये कैसे हो गए दोनों, पैरेलल। ये माइनस जाके जुड़ा हुआ है किससे, इससे, इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल। ये माइनस जाके जुड़ा हुआ है किससे, इससे, इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल। तो अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। इसका मतलब सारे के सारे आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन आपको सिर्फ मैंने पैरेलल देखने का एक तरीका बताया। ठीक है, इसको हम लोग वेरीफाई भी करते हैं दूसरे तरीके से। ओके, इसकी जगह पे सिर्फ इतना भी हो सकता है, ऐसे। ऐसे भी बना हो सकता है सिर्फ, तो अगर यहाँ से देखोगे तो आसान लगेगा इसे। प्लस के साथ क्या जुड़ा हुआ है, प्लस, इसका मतलब ये कैसे हो गए, पैरेलल। प्लस के साथ ये माइनस के साथ इधर क्या जुड़ा हुआ है, माइनस, इसका मतलब ये कैसे हो गए, पैरेलल। ठीक है, तो ये आपस में पैरेलल हैं, ये आपस में पैरेलल हैं, लेकिन इसकी माइनस प्लेट जो है वो जुड़ी हुई है दोनों के प्लस के साथ। देखिए, इसका मतलब इसका पैरेलल और इसका पैरेलल जो सॉल्व करेंगे वो आपस में सीरीज में होगा। ठीक है, तो ये तरीका हुआ देखने का कि देख के कैसे पहचानेंगे। जब आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये देख के पहचान सकते हो, तब देख के सिर्फ पहचान पाओगे कि पैरेलल में है कि सीरीज में है, वरना दूसरा तरीका हमको काम आता है जो यहाँ पे समझते हैं। क्या मान लेंगे हम लोग कि इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, v माइनस 0। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमने मान लिया है, यानी तीनों के ही अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा ये होगा। अब समझिएगा ज़रा बात, वायर जो होता है, ये जो हमारा लगा हुआ है ये वायर है, ये पूरा का पूरा वायर है। जब तक कोई कंपोनेंट नहीं आता है, कंपोनेंट का मतलब जो भी डिवाइसेस हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कैपेसिटर हो गया, आगे जाके हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ेंगे और आगे जाके इंडक्टर पढ़ेंगे, तो ये सारी की सारी डिवाइसेस होती हैं। जब तक कोई कंपोनेंट नहीं आता है आपका पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप 0 मान के चलेंगे। प्रैक्टिकली वायर में पोटेंशियल ड्रॉप होता है प्रैक्टिकली, लेकिन हम लोग सिर्फ थ्योरेटिकली जब हम लोग पेपर पे अपने पढ़ेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि वायर में किसी भी तरह का पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट पर भी आएगा V, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट पर भी आएगा V, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो इस पॉइंट पर भी आएगा पोटेंशियल V। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे पोटेंशियल 0 है तो यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 होगा। बस आपको ये मान के चलना है। जब तक कोई कंपोनेंट नहीं आता हमारे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, हमारा पोटेंशियल नहीं कम होगा, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारा ये हो गया पोटेंशियल। अब देखिए ध्यान से, पहले वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V माइनस 0। दूसरे वाले के क्रॉस कितना है, V माइनस 0। तीसरे वाले के क्रॉस कितना है, V माइनस 0। इसका मतलब पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो पहली बात आपको ये याद रखनी है, PD यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन ईच कैपेसिटर। इन पैरेलल। ठीक है, दूसरी चीज़ चार्ज पर आते हैं। इसको मैंने किसी ना किसी बैटरी से लगाया हुआ है तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा +Q, और वो +Q यहाँ से यहाँ तक आएगा, +Q यहाँ तक आया। बस यहाँ पर जब पहुँचेगा +Q तो इसके पास जाने के 3 रास्ते हैं, ऊपर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो जब भी करंट के पास या चार्ज के पास 3 रास्ते आ जाते हैं तो करंट या चार्ज अपने आप को बांट लेता है। ठीक है, ज़्यादा चार्ज या ज़्यादा करंट उस जगह पर जाता है जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होता है।
और जहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है वहाँ पे कम चार्ज जाता है या कम रेजिस्टेंस, जहाँ कम करंट जाता है ऐसे। लेकिन अभी फ़िलहाल उसके बारे में हम लोग बाद में करेंगे। हम लोग ये मान के चलेंगे कि ऊपर जो करंट जो चार्ज गया है सॉरी वो Q1 होगा, नीचे यहाँ पर जो गया है वो Q2 गया है, यहाँ पर जो गया है Q3 गया है। इसका मतलब पैरेलल में हमारा चार्ज डिफरेंट होता है, चार्ज इज डिफरेंट इन पैरेलल। ठीक है, ये तो हो गई बातें। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग पहचानेंगे कैसे? सिर्फ हमको यही निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस में, हाँ सिर्फ हमें यही निकालना है कि जिन जिन कैपेसिटर्स में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा वो हमारे सारे के सारे कैपेसिटर्स पैरेलल में होंगे, और जिन जिन के अक्रॉस डिफरेंट होगा वो सारे के सारे सीरीज में होंगे। दो बार चेक करने के लिए हम लोग चार्जेस को भी देख सकते हैं, बस इतना करना होता है। लेकिन हमारा सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस देखने से ही काम चल जाता है कि पैरेलल में है कि सीरीज में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी 2 एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, इन्हीं को अगर मैं दोबारा दूँ तो देखिए ये हमने ऐसा बनाया था, ये चलिए ऐसा बनाऊंगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके से मान लिया V-0। तो अगर यहाँ पे V है तो यहाँ पे भी V आएगा, यहाँ पे V है तो यहाँ पे भी V आएगा। इसी तरह यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगर यहाँ पे V है तो जब यहाँ आगे जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और पोटेंशियल ड्रॉप होके V से कम होके कुछ ना कुछ पोटेंशियल हो जाएगा, हमें नहीं मालूम कितना होगा, तो हम मान लेंगे X हो जाएगा। ठीक है, हम मान लेंगे अगर यहाँ X होगा तो यहाँ पे भी X आएगा क्योंकि वायर है, और यहाँ पे X होगा तो यहाँ पे भी X आएगा। बस सीधी सी बात, हमने सारा का सारा अरेंजमेंट समझ लिया पोटेंशियल डिफरेंस का कैसे करना है। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे मैंने इसके अक्रॉस क्या माना V-0, तो यहाँ पे V है तो इस पर भी V आ जाएगा और यहाँ पर भी V हो जाएगा क्योंकि वायर है। इसी तरह यहाँ पर 0 है तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये कंपोनेंट आ गया, कंपोनेंट मतलब कैपेसिटर आ गया। तो कैपेसिटर के आगे जैसे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है। अब पोटेंशियल ड्रॉप होगा मतलब V से कम होके यहाँ पे कुछ ना कुछ हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो इतना मालूम है कम हो जाएगा। तो हमने मान लिया यहाँ पे X हो जाएगा, X जो है V से कम है। अब अगर यहाँ X हो गया तो यहाँ भी X होगा, यहाँ पे X हो गया तो यहाँ पे भी X होगा। बस सीधी सी बात, वायर था। अब अगर चेक करें हम लोग तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V-X, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V-X, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है X-0, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है X-0। तो V-S और V-X वाले हो गए पैरेलल, और X-0 वाले हो गए पैरेलल। ठीक है, यानी कि अगर हम इस वाले डायग्राम को दोबारा बनाएं तो ये कुछ ऐसा बना हुआ है, इस तरीके से ये ऐसा बना हुआ है। ठीक है, इधर V था, इधर 0 था, ये था V-X, V-X वाला, और ये था X-0 वाला, X-0 वाला। अब ये आपस में पैरेलल हैं, ये आपस में पैरेलल हैं, लेकिन जो इनका रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट आएगा, जो इक्विवेलेंट आएगा, जो इसका इक्विवेलेंट आएगा, वो आपस में सीरीज में है, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V-X और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है X-0। ठीक है, तो X-0 अलग हो गया, V-X अलग हो गया, तो इन दोनों के अक्रॉस अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए ये दोनों सीरीज में होंगे, इनके रिजल्टेंट सीरीज में होंगे, इक्विवेलेंट जो इनका आएगा वो सीरीज में होगा। ओके, मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। न्यूमेरिकल भी हम लोग के मोस्टली ऐसे ही सॉल्व किए जाएंगे और आसानी से हो जाएंगे। ओके, तो हमारे पास 3 कैपेसिटर थे, C1, C2, C3। इसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है V-0, तो हम लोग जानते हैं ये भी V-0 होगा, ये भी V-0 होगा और ये भी V-0 होगा। चार्ज जो इसमें हमने Q लगाया है वो यहाँ पर Q1 हो जाएगा,
यहाँ पर Q2 हो जाएगा और यहाँ पे Q3 हो जाएगा, ये मान के चलेंगे। अब इन तीनों को हटा के हमें एक ऐसा कैपेसिटर चाहिए जिसके अक्रॉस कैपेसिटेंस C हो, इन तीनों को मिला के इसके क्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए जो इन तीनों के क्रॉस है, इसमें चार्ज वही होना चाहिए जो तीनों में चार्ज दिया गया, मतलब कि Q, हमने चार्ज कितना दिया है Q, बस। तो तीनों में अलग अलग क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो हमारा जो ये नेट चार्ज है वो कितना होगा, वो तो हमेशा होने वाला है तीनों चार्जेस के सम के बराबर। तो तीनों को ऐड कर लेंगे, हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। Q1 मुझे निकालना है, देखिए कैसे, इसी फार्मूले से निकलेगा। C = Q अपॉन V था, तो Q = कितना हो जाएगा CV। तो बस हमें ये फार्मूला लगाना है, ये वाला। तो Q1 = C1V, बस C1V प्लस Q2 = C2V, Q3 = C3V। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा वो लिखा जाएगा, और Q जो लिखना है हम यहाँ से लिख लेंगे, Q = C × V। अब देखिए V कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा C = C1 + C2 + C3। ये हमारा हो गया आंसर। इसका मतलब पैरेलल में कैपेसिटर लगाएंगे तो इस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। और इस फॉर्मूले से एक बात समझ में आती है कि पैरेलल में जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो बढ़ जाता है, तो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। ठीक है, एक बात ये हो गई। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि अगर मान लो मैंने इस तरीके के बहुत सारे लगा के रखे हैं पैरेलल में, करते करते मान लेते हैं बहुत सारे लगे हुए हैं, और वो बहुत सारे मान लेते हैं n लगे हुए हैं, सेम कैपेसिटेंस के लगे हुए हैं, बस C, ये भी C, कितने लगे हुए हैं n कैपेसिटर्स। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का तरीका C = सबको ऐड करना है, यानी C + C + C कहाँ तक ऐड करना है, n कैपेसिटर्स तक ऐड करना है। n कैपेसिटर्स को ऐड करना है तो सीधे इसको लिख देते हैं NC, बस। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, इसको हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं जो कि पैरेलल में अरेंज है, कंडीशन सिर्फ इतनी है कि सबका कैपेसिटेंस सेम होना चाहिए। सेम अगर होगा तो हम सीधे जितने भी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। एक चीज़ और सीरीज़ में आपको समझानी थी जो रह गई है, सीरीज़ में है, इसलिए आप समझ लीजिए। यहाँ पर अलग से मैं बता देता हूँ उसको यहाँ पर, कि अगर मान लो मेरे पास सिर्फ 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं जो कि सीरीज़ में है, ऐसे C1 C2, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर मुझे निकालना है तो वो होगा 1/C1 + 1/C2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ऐसे ही आ जाएगा, C1 × C2/C1 + C2। बस आपको यही याद रखना है कि अगर 2 कैपेसिटर हैं जो कि अरेंज हैं सीरीज़ में, तो हम उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और उन दोनों का सम करेंगे, डिवाइड कर देंगे आपस में, हमारा आंसर आ जाएगा। बस इतना करना है, याद रखिएगा। C1 C2/C1 + C2, ये हमारा हो गया कॉम्बिनेशन सीरीज का और पैरेलल का। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। छोटे मोटे क्वेश्चंस आप करना चाहें तो कर सकते हैं। क्वेश्चन हम सोच रहे हैं एक अगली क्लास में करेंगे, थोड़ा सा आज टॉपिक पे ही बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हम करेंगे इसके और अगली क्लास में करेंगे, इसलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं। आज टॉपिक अभी काफ़ी बचे हुए हैं, इसलिए पहले टॉपिक कवर कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे भी आ जाएंगे इसके। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज चलिए, अच्छा, रीडिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है।
रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है। अच्छा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस से पहले एक टॉपिक हमारा रह गया एनर्जी वाला। हालांकि हम लोगों ने कंडक्टर में पढ़ा था, एनर्जी पहले पढ़ लेते हैं तब रीडिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज्ड कैपेसिटर। ठीक है, हमारे पास ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको मैंने चार्ज दिया प्लस का, इधर आ गया माइनस क्यू, बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है, एरिया ए है प्लेट का। ठीक है, ये सब इसके अंदर है। अब इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो हमको बताना है। ठीक है, अब देखिए एनर्जी निकालने का जो तरीका है वो वही है जो मैंने आपको बताया था पहले। ठीक है, एनर्जी निकालने का तरीका वही है। क्या है देखिए, ये वाली जो प्लेट है जिस पर चार्ज है Q, इस प्लेट के पास ये प्लेट लेकर आई गई है और रुकी हुई है। देखिए इस पे माइनस चार्ज है, तब भी इसको इतने डिस्टेंस पे रोक के रखा गया है। और अगर रोक के रखा गया इसका मतलब इसके पास एनर्जी है, तभी तो यहाँ पे रुकी हुई है, वरना फिर वो जाके अट्रैक्ट हो जाएगी, उसे चिपक जाएगी जाके, रुकी हुई है। तो इसका मतलब इसके पास तो एनर्जी है। तो एनर्जी इसके पास जो है वो हम निकालेंगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो एनर्जी निकालने का देखो ये तरीका एक ही है। हमें सिर्फ इतना निकालना पड़ेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इन दोनों पॉइंट के बीच में, और वो निकाल लेते हैं छोटे से चार्ज से। टोटल चार्ज क्यों है, हम छोटे से चार्ज से निकालते हैं। तो छोटे से चार्ज से हमारे पास एनर्जी जो आएगी या जो वर्क डन होगा वो होगा V इंटू डी क्यू। ठीक है, हमारे पास फार्मूला था V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वही लगाया है मैंने फार्मूला, बस और कुछ नहीं लगाया। तो बस यहाँ पे W इज इक्वल टू V इंटू क्यू लिखा। अब क्योंकि छोटा सा चार्ज हम ले रहे हैं तो वर्क डन भी छोटा सा ही होगा। पूरा वर्क डन निकालने के लिए हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमारा एनर्जी निकालने का जो फार्मूला रहेगा वो हर बार यही रहेगा, यही स्टोर हो जाता है किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। V कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहाँ पर, तो पोटेंशियल एनर्जी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए आप काम ये कर सकते हैं कि हमारे पास C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी फार्मूला होता है, तो आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। तो इससे फ़ायदा हमारा रहेगा कि हमको पोटेंशियल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम सीधे यहाँ पे V की जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन सी, क्यू अपॉन सी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू Q है, इसको याद रखना है क्योंकि हमको टोटल चार्ज Q डालना है। C कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लेंगे, हमारे पास बचेगा Q इंटू डी क्यू। इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर Q तक। इंटीग्रेशन आपको मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, पिछला आप देख लीजिएगा। ये फार्मूला लगेगा x की पावर n dx वाला, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये फार्मूला हमें लगाना है। तो Q की पावर 1 है, मतलब Q की पावर कितनी हो जाएगी, 2, और अपॉन 2 आ जाएगा। यहाँ पे लिमिट लगा देंगे और 1 अपॉन सी पहले से बाहर था। 2 को अगर बाहर निकालने तो 1 अपॉन 2c बाहर हो जाएगा, और लिमिट रखेंगे तो एक बार इस Q की जगह पे ये वाला Q रखेंगे, फिर माइनस लगा के 0 रखेंगे, तो 0 रखने की ज़रूरत नहीं, सीधे हम Q स्क्वायर लिखे दे रहे हैं। दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी आई है, Q स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, फिर Q की जगह पर अगर हम लोग ये लिख दें CV, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, तो Q की जगह पे CV लिख दें तो एक C कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बच जाएगा हाफ CV स्क्वायर। फिर अगर C की जगह पे लिख दें Q अपॉन V तो एक Q कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बच जाएगा हाफ Q इंटू V। तो आपके ये 3 फार्मूले जो कंडक्टर में बने थे वही कैपेसिटर में आए, Q स्क्वायर अपॉन 2C या हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q इंटू V। ठीक है, सिंपल सा फार्मूले हैं, आप याद रखिए। हमने आपको ये भी बताया था सबसे ज़्यादा फार्मूला जो यूज़ होना है वो ये होना है। ठीक है, इसको मोस्टली आप याद रखें, बाकी आप दोनों याद रखेंगे नहीं तो भी चलेगा, क्योंकि कन्वर्ट करना तो आपको आना ही चाहिए ना भाई। अगर आपको सिर्फ ये फार्मूला याद है और इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो C की वैल्यू रख दो यहाँ पर, Q अपॉन V, कन्वर्ट हो जाएगा ये अपने आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात हम कर रहे थे, उसी पर आते हैं लौट के। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
चार्जेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, पहले यहाँ पे ये समझिए। देखिए हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल इसका V1 है, चार्ज इसमें टोटल जो आएगा वो होगा Q1। एक हमारे पास कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C2 है, पोटेंशियल इसका V2 हो जाएगा और चार्ज इसके पास Q2 आएगा। ये दोनों के दोनों फुल्ली चार्ज हैं, फुल्ली चार्ज हैं, आप ये मान के चलेंगे। फुल्ली चार्ज का मतलब ये चार्ज इसके पास है, ये भी फुल्ली चार्ज है, तो इसका मतलब ये चार्ज इसके पास है। इन दोनों को हम अरेंज कर देंगे ऐसे, मतलब जोड़ देंगे आपस में यूं। ठीक है, मैंने इसको जोड़ दिया। ये था C1, ये था C2, इसका पोटेंशियल था V1, इसका पोटेंशियल था V2। अब अगर हम मान लें कि V1 बड़ा है, V2 छोटा है, ठीक है, मतलब V1 वाला जो पोटेंशियल है, इसका जो पोटेंशियल है वो V2 वाले पोटेंशियल यानी C2 वाले के पोटेंशियल से बड़ा है, उस केस में हमको पढ़ना है। V1 का पोटेंशियल बड़ा है, मतलब कैपेसिटर C1 का पोटेंशियल ज़्यादा है, उस केस में होगा क्या, ऊपर का पोटेंशियल यानी इसका पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो गया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। तो चार्जेस हमेशा फ्लो करते हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ का सारा जो चार्ज होगा, इस कैपेसिटर का सारा चार्ज जो होगा वो फ्लो होके आ जाएगा नीचे आएगा। कब तक आएगा, ये तब तक आएगा जब तक इसका पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते उसके घटते हुए पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए। यानी इसका ऊपर वाले का पोटेंशियल तो कम हो रहा होगा ना, उसमें से चार्जेस कम हो रहे हैं तो उसका पोटेंशियल कम हो रहा होगा, नीचे वाले में चार्जेस आ रहे हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ रहा होगा, दोनों का पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो जब दोनों का पोटेंशियल कम हो जाएगा, दोनों इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, इसका पोटेंशियल कम हो रहा होगा, तो दोनों एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, यानी इक्विलिब्रियम पोटेंशियल पे पहुंच जाएंगे। वो जो इक्विलिब्रियम वाला जो पोटेंशियल होगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल। कॉमन बोलेंगे इसलिए क्योंकि वो दोनों का पोटेंशियल सेम हो चुका है, तो इसका पोटेंशियल भी V हो चुका है, इसका पोटेंशियल भी V हो चुका है, तो हम V को बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये कॉमन पोटेंशियल कहलाएगा, इसको V से लिख देंगे या V कॉमन से लिख देंगे, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर चार्ज कम हो गया, कम होते होते हो गया मान लो Q डैश, इसमें चार्ज बढ़ते बढ़ते हो गया Q डबल डैश, ये भी ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और, चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। कंजर्व का मतलब ना चार्ज बन सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसका मतलब जितना चार्ज पहले था अभी भी उतना ही चार्ज रहना है, चार्ज में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात मेरी? यानी अगर मुझे बात करनी है, अभी मैं कॉमन पोटेंशियल पे आऊँगा, अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ चार्जेस की। अगर मैं बात करूँ कि Q डैश कितना होगा, तो Q डैश निकालने का जो तरीका है वो है सिंपल सा, Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला लगाइए तो हो जाएगा C1 इंटू V। V मतलब कौन सा है, कॉमन पोटेंशियल वाला, और Q डबल डैश अगर मुझको लगाना है तो हो जाएगा C2 इंटू V। दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो Q डैश अपॉन Q डबल डैश इज इक्वल टू आ जाएगा C1 अपॉन C2। इसका मतलब हमारा जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर होगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो दोनों कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर होने वाला है। इतना डिस्ट्रीब्यूट होगा, इतना चार्ज हमारे पास बच जाएगा, रह जाएगा। ठीक है, ये जो Q डैश है वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में वो चार्ज है जो कम होने के बाद बचा। कितना कम हुआ, यानी इसमें से जितना कम हुआ उतना ही इसमें बढ़ गया है, जितना इसमें कम हुआ उतना इसमें ऐड हो गया है। ठीक है, बस तो इतना इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब बात करते हैं कॉमन पोटेंशियल की। कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या है, देखिए कॉमन पोटेंशियल के लिए आप खुद से भी फॉर्मूला समझ सकते हैं और यहाँ पे हम बना के दिखा भी दें। पोटेंशियल हमारा क्या था भाई, हमारे पास फॉर्मूला था V इज इक्वल टू Q अपॉन C, आई थिंक यही था, हाँ Q अपॉन C, ये फॉर्मूला था ना। C इज इक्वल टू Q अपॉन V करेंगे तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C आ जाएगा। तो ऊपर Q क्या है, चार्ज है, बस हमको याद रखना है। ऊपर लिखेंगे नेट चार्ज और नीचे लिखेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस।
बस दिस इज द कॉमन पोटेंशियल, ये हमारा कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा बन गया है इसके अकॉर्डिंग। हमारे पास नेट चार्ज कितना था, वो था Q1 प्लस Q2। अब चाहे Q1 प्लस Q2 बोल लो, चाहे Q डैश प्लस Q डबल डैश बोल लो, उससे कोई मतलब नहीं है। Q1 प्लस Q2 था, बस इतना याद रखें। नेट चार्ज था। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास क्या होगा, ये दोनों अरेंज कैसे हैं, पैरेलल में अरेंज है। पैरेलल में कैसे करते हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ये था C1 प्लस C2, ठीक है। Q1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर मुझे सिर्फ Q1 लिखना है, यहाँ से ऊपर वाले को देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है Q1, तो ऊपर को देखेंगे, यहाँ को देखेंगे, तो Q1 इज इक्वल टू C1 V1 हो जाएगा। तो इसकी जगह पे आ जाएगा C1 V1 और Q2 की जगह पे C2 V2। तो हमारे पास ये कॉमन पोटेंशियल का एक फॉर्मूला बन गया है जो हमें याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, सिंपल सा है, ठीक है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्जेस का, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो हमको कॉमन पोटेंशियल मिलेगा उसका फॉर्मूला ये रहेगा, ठीक है। बस एक आखिरी चीज़ इसी के अंदर हमको और देखेंगे। आखिरी चीज़ ये है, जब हम इन दोनों कैपेसिटर को जो फुल्ली चार्ज थे जब जोड़ देंगे, तो इनके पास इस सिस्टम में जोड़ने के बाद इस सिस्टम में एक एनर्जी होगी। वो एनर्जी इन दोनों के पास पहले जितनी एनर्जी थी, क्या उससे कम हो जाएगी या उससे ज़्यादा हो जाएगी या उतनी ही रहेगी? तो आंसर है कम हो जाएगी। कम इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये जो जुड़े जब हैं तो इनके बीच में ये जो वायर लगा के जोड़ा गया है, तो वायर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। उस रेजिस्टेंस की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा। वो जो एनर्जी लॉस होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बाद, वो हमको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। वो कैलकुलेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, सिंपल है। देखिए, ये दोनों जब अलग अलग थे तो इसका कैपेसिटेंस था C1, पोटेंशियल था V1, चार्ज था V1। तो इनके पास एक इनिशियल एनर्जी थी जिसको हम U1 बोल रहे हैं, और इसको लिख सकते हैं हाफ C1 V1 स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी का। और इसके पास जो एनर्जी थी, कैपेसिटेंस था C2, पोटेंशियल था V2 और चार्ज था Q2। तो इसके पास जो एनर्जी थी, मान लो U2 हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये जो है दिस इज द इनिशियल एनर्जी, यानी U1 प्लस U2 अगर दोनों को ऐड कर दें, ये इनिशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये इनिशियल एनर्जी है। जब मैंने इनको जोड़ दिया, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है इस तरीके से, ये C1 ये C2 और दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो चुका है V, ठीक है। चार्ज इनके पास है Q1 प्लस Q2, ठीक है। अब इनके पास जो फाइनल एनर्जी है वो होगी हाफ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है C1 प्लस C2 होल स्क्वायर इंटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर, कॉमन पोटेंशियल V है, बस। अब एनर्जी लॉस कितनी होगी, लॉस ऑफ एनर्जी। भाई लॉस ऑफ एनर्जी हम लोग जानते हैं, बाद वाली एनर्जी घट चुकी है, ठीक है, यानी हमारा इनिशियल एनर्जी ज़्यादा है फाइनल एनर्जी से। तो लॉस कितनी हुई है, इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को माइनस कर देंगे, हमको लॉस मिल जाएगा। तो इनिशियल एनर्जी हमारी कितनी थी, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। इसमें से माइनस कर देना है ये वाली एनर्जी, यानी कि हाफ C1 प्लस C2, इस पे नहीं स्क्वायर लगेगा, ठीक है, C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, ठीक है। हाफ को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो मेरे पास बचा है C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 प्लस C2। और अगर हम लोग कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाएं तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला था हमारे पास C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है। तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये इसका होल स्क्वायर होना है, ठीक है, क्योंकि वो होल स्क्वायर में था। तो ये तो कैंसिल हो गया।
अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होना है, इतना ध्यान रखना है। और बाकी जो C1 प्लस C2 होगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। C1 प्लस C2 मैंने बाहर निकाल लिया। एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई पहले C1 के साथ होगा, तो हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई C1 के साथ होगा तो C1 C2 V2 स्क्वायर। अब C2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो होगा C1 C2 V1 स्क्वायर। अब C2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ माइनस साइन था, ठीक है, यहाँ माइनस साइन तो ध्यान रखेंगे ये। अब इसमें हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2C1 C2 V1 V2। ठीक है, तो C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर ये कैंसिल हो चुके हैं। हमारे पास बचा है ये और इसमें अगर ध्यान दें तो C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। तो C1 C2 बाहर आ गया, नीचे 2C1 प्लस C2 बचा है, और यहाँ ब्रैकेट में हमारे पास बचा है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ V1 V2। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी। अच्छा फॉर्मूला है, हम लोगों को याद होना चाहिए। फॉर्मूला कोई ऐसा नहीं कि ख़राब है, फॉर्मूला याद इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारे जो बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमारा सीधे फार्मूला रखने से काम चल जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो हमें जो है कंसेप्ट काम आता है। कंसेप्ट क्या हमारा है कि लॉस ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी क्या है वो अलग निकाल लेंगे, फाइनल एनर्जी क्या है उसको निकालेंगे, माइनस करेंगे तब आंसर आएगा, वरना हमारा काम सिर्फ इस फार्मूले से चल जाएगा। अगर मुझको सिर्फ कैपेसिटेंस दिया गया है और दोनों के अलग अलग पोटेंशियल दिए गए हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि बड़े में से छोटा पोटेंशियल ही माइनस करिएगा, छोटे में से बड़ा पोटेंशियल मत माइनस करिएगा। कर भी देंगे तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं होगी क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ तो वो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, लेकिन बड़े में से छोटा माइनस करना अच्छा रहेगा। तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और नीचे 2 लगा हुआ है, यानी कि हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये हमारा लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला, इतनी एनर्जी लॉस हुई है। ठीक है, ये हमारी लॉस एनर्जी है। ये था रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब एक आखिरी चीज़ पढ़ लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को जनरली हम लोग स्मॉल u से लिखेंगे और ये और कुछ नहीं है, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, बस यही मामला होता है। जो भी टोटल एनर्जी होगी कैपेसिटर के पास उसको उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। अब आप कहेंगे वॉल्यूम कहाँ से आएगा, तो देखिए हमारा जो कैपेसिटर होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये हो गई उसकी प्लेट्स, और यहाँ पर इस वाले पार्ट में भरा होता है डाइलेक्ट्रिक, तो इसके अंदर भरा होता है डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इसके अंदर होता है डाइलेक्ट्रिक। प्लेट का एरिया A है तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है, कोई बहुत टफ नहीं होता, बस इतना याद रखिए, क्रॉस सेक्शन एरिया
इंटू हाइट, हाइट बोल लो या लेंथ बोल लो, दोनों का मतलब सेम। तो देखो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ए, और हाइट कितनी है ये डी, तो वॉल्यूम कितना हुआ ए इंटू डी। तो हम लोग इस तरीके से वॉल्यूम निकालेंगे किसका, कैपेसिटर का। ठीक है, तो अब आता है एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालेंगे। एनर्जी डेंसिटी में एनर्जी कितनी है, वो होती है हाफ सी वी स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना है ए इंटू डी। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ट्विक करेंगे। ये जो हमारा कैपेसिटर था, इसकी डिस्टेंस प्लेट की स्मॉल डी है, एरिया ए है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का V से रिलेशन होता है ये, V इज इक्वल टू ई इंटू डी। ठीक है, तो हम यहाँ पे V की जगह पे E इंटू डी रख देंगे, E इंटू डी। तो एक D से एक D कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जो E होता है, यानी जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको याद हो तो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1/2। कैपेसिटेंस की वैल्यू मैंने भी नहीं रखी, कैपेसिटेंस की वैल्यू रखो। देखिए कैपेसिटेंस की वैल्यू भी रख देते हैं। कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन V, एक भी रह गया मेरा। ठीक है, तो Q अपॉन V यहाँ पे भी रखना था। चलिए E स्क्वायर इंटू डी, ये बचा हमारे पास। तो देखिए V की वैल्यू यहाँ पे भी मुझे रखनी पड़ेगी, हाफ Q, और V की जगह पे हो जाएगा E इंटू डी। ऊपर E स्क्वायर और एक D बचा है, तो एक D से D चला गया, एक E से एक E चला गया। मेरे पास बच गया है हाफ Q इंटू E। ठीक है, और एक A लिखना हम भूल गए हैं, ये A चल रहा था साथ में। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को हम लोग क्या लिख सकते थे, Q अपॉन A। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होती है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। रख लेते हैं यहाँ पर। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, Q की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास E इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और एक E ये वाला, एक नीचे A से A कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। दिस इज एनर्जी डेंसिटी। इस एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले में एरिया नहीं आया, डी नहीं आया, ना हमको एरिया का काम है, ना हमको डी का काम है, ना हमको कैपेसिटेंस यानी सी का काम है। हमको सिर्फ काम किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। एप्सिलॉन नॉट तो वैसे भी कांस्टेंट होता है। इससे हमें एक बात और पता चलती है कि हमारी जो एनर्जी है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है। तो एनर्जी ऑलवेज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन ये पूछा गया है एग्जाम में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि क्वेश्चन कि हमारी जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में वो किस फॉर्म में होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है। कहाँ स्टोर होती है, तो एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती कहाँ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बिटवीन द प्लेट्स इन डाइलेक्ट्रिक्स। आप ऐसे बोल सकते हैं, बिटवीन द प्लेट्स या इन डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। अब हमारे पास ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बना है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इससे फ़ायदा क्या है, देखिए फ़ायदा ये होता है हमारा कि कभी कभी न्यूमेरिकल में हमारा फ़ायदा ये हो जाता है कि हमें अगर पूरे के पूरे कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी है वो निकालनी है, उससे अच्छा हम क्या निकाल लें, क्योंकि हमारे पास देखिए एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है ये। तो टोटल एनर्जी विल बी एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर मुझे एनर्जी डेंसिटी पता है, यानी ये पता है, तो हम सिर्फ उस कैपेसिटर के वॉल्यूम से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल एनर्जी आ जाएगी। बस इतना याद रखना है। और ये है कितनी, ये है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम निकालने का आपको हमने फॉर्मूला बता के रखा है,
वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है एरिया इंटू डी। बस, तो इस फॉर्मूले से हमारा फ़ायदा ये होता है कि काफ़ी हमारी कैलकुलेशन काफ़ी हद तक कम हो जाती है। सिर्फ हमको वॉल्यूम चाहिए और हमको सिर्फ एनर्जी डेंसिटी चाहिए। एनर्जी डेंसिटी नहीं भी दी गई होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दी गई होगी तो हम इस तरीके से एनर्जी डेंसिटी निकाल के मल्टीप्लाई करके टोटल वॉल्यूम या टोटल एनर्जी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।